हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ के बाद व्हीटस्टोन की जरूरत क्यों पड़ती है? कई बार ऐसा होता है कि किसी सर्किट को आसान करने के लिए हम लोग कुछ और मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ से भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करते हैं और यहां से भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के अलावा एक और चीज यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो मेन पर्पज है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो किरचॉफ्स लॉ का जो मेन पर्पज है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना इन एनी सर्किट। लेकिन यहां पर आज जो पर्पज है, मेन पर्पज जो है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ने क्या काम किया, व्हीटस्टोन ने एक डिजाइन बनाया जो कि किस चीज का था, रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट का, जो बेसिकली कहलाया व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो उन्होंने क्या काम किया कि एक डिजाइन बनाया और उस डिजाइन में उन्होंने क्या काम किया, 4 रेजिस्टेंस को इस तरह कनेक्ट किया कि हम लोग किसी अननोन कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन था ये हमारे लिए कहलाया व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो डेफिनेशन यहां पर मैंने लिख दी, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, इज एन अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस अरेंजमेंट में होता क्या है, उन्होंने क्या काम किया इस अरेंजमेंट में, इन दिस अरेंजमेंट 4 resistance are connected in a parallelogram। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें कि एक पैरेललोग्राम की तरह फॉर्म करके हम लोग 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है जो इनके डायगोनल है, अभी एक डायग्राम बनाता हूं, ये जो डायगोनल है उनके डायगोनल में, एक डायगोनल में हम लोग क्या कनेक्ट कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरे डायगोनल में हम लोग क्या कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या काम किया, इन द डायगोनल ऑफ resistance, in the diagonal of bridge, in the diagonal of bridge, a galvanometer is connected, while in other diagonal an electric cell is connected, an electric cell is connected। अब देखो यहां पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक सेल का मतलब क्या हो गया, यहां से चार्ज प्रोड्यूस होने लगा, चार्ज प्रोड्यूस होने का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या काम किया, जैसे ही इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट किया, इसका मतलब क्या हो गया, करंट फ्लो होने लगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑन सेंडिंग करंट इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन, इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, तो डिफ्लेक्शन ना होने का मतलब क्या हो गया। अब ऐसे देखो, यहां पर क्या काम करता हूं मैं कि एक हम लोग कोई वेइंग स्केल ले लेते हैं। ठीक है, उस वेइंग स्केल में क्या करते हैं कि दो तरफ एक एक इंसान को बिठा देते हैं। ठीक है, तो जब दोनों तरफ हम लोग बिठा देते हैं तो मान लो एक तरफ 60 kg का बैठा है, एक तरफ 50 kg का बैठा है, तो क्या वो बैलेंस्ड रहेगा, नहीं बैलेंस्ड रहेगा। तो क्या होना चाहिए, दोनों तरफ 60 kg के लोग बैठ जाएं, और इसके अलावा जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा, लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए, जो बैलेंसिंग की पोजीशन है, अगर 60-60 बैठे हैं तो बैलेंसिंग की पोजीशन कुछ ऐसे होनी चाहिए, मतलब दोनों साइड का लेंथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं कि दोनों साइड का अगर लेंथ बराबर है तो दोनों साइड का वेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो डिफ्लेक्शन होगा
वेइंग स्केल में वो कितना दिखाएगा, 0 दिखाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि ऑन सेंडिंग करंट इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब ये हो गया कि ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इन द गैल्वेनोमीटर देन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अभी काम करते हैं, एक डायग्राम डिजाइन करते हैं जो भी कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा इन फिगर 1 फोर रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S आर कनेक्टेड। अभी काम करते हैं, देखो P, Q, R, S जो है, क्या लिखा है मैंने, इन दिस अरेंजमेंट 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेललोग्राम। मतलब P, Q, R, S जो है वो किस में कनेक्टेड होने चाहिए, पैरेललोग्राम में कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया कि यहां पर एक पैरेललोग्राम कुछ ऐसे डिजाइन कर लिया। ठीक है, तो ये लो मैंने एक पैरेललोग्राम डिजाइन कर लिया है। ओके, अब इसके अलावा ये हो गया। ओके, तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा इन फिगर 1 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S आर कनेक्टेड। तो मैंने ये रेजिस्टेंस मान लिया P, ये रेजिस्टेंस मान लिया Q, ये रेजिस्टेंस मान लिया R और ये रेजिस्टेंस मान लिया S। क्या मान लिया, P, Q, R एंड S आर कनेक्टेड। ठीक है, D अब क्या मान ले, A, B, C, D। देखो ये पॉइंट मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, ये मान लेते हैं C और ये मान लेते हैं D। ठीक है, तो A, B, C, D are the points of parallelogram तो यहां पर हमने क्या काम किया है, A, B, C, D आर द 4 पॉइंट्स आर पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो मैंने इसके अलावा क्या लिखा, मैंने कहा इन द डायगोनल ऑफ ए ब्रिज अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड व्हाइल इन अदर डायगोनल ऑफ द ब्रिज इज इलेक्ट्रिक सेल इज कनेक्टेड। तो देखो 2 डायगोनल है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, एक डायगोनल को किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। लेकिन इसके अलावा गैल्वेनोमीटर से सिर्फ कनेक्ट करने के अलावा हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई को भी कंट्रोल करना है। मतलब जब आप चाहें तो ऑफ कर सकें और जब आप चाहें तो ऑन कर सकें। इसलिए हम लोग गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने के लिए क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास हो रहा होगा वहां पर एक की लगा देंगे। तो देखो मैंने क्या काम किया, ये गैल्वेनोमीटर तो मैंने गैल्वेनोमीटर G बाहर लिख देता हूं क्योंकि मुझे बैलेंस्ड कंडीशन चाहिए, यानी कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन। और इसके अलावा मैंने एक इलेक्ट्रिक करंट के लिए को कंट्रोल करने के लिए एक की लगा दिया। ठीक है, और इसके अलावा मैंने क्या काम किया, दूसरे डायगोनल से मैंने क्या कनेक्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट कर दिया। तो देखो एक डायगोनल से इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट है, दूसरे डायगोनल से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक करंट को यहां से पास करने के कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, यहां पर हम लोग फिर से एक की लगा देते हैं। ठीक है, तो एक की, तो मैंने कहा ये की K1 हो गया और ये की क्या हो गया, K2 हो गया। और ये इलेक्ट्रिक सेल के लिए EMF कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। ओके, तो अब यहां पर पूरा हम लोगों ने पैरेललोग्राम डिजाइन कर लिया है। हमने कहा कि A, B, C, D आर 4 पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, K1 and K2 और द की कनेक्टेड, K1 and K2 keys are connected at the end at the diagonal of the bridge। ठीक है, तो मैं ये भी लिख देता हूं, K1 and K2 keys are
कनेक्टेड एट डायगोनल ऑफ ब्रिज। ठीक है, अब यहां पर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट कर रखा है, तो बार बार मैं नहीं जा रहा लिखने कि इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट कर रखा है। तो ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सेल इज कनेक्टेड, यहीं पर लिख देता हूं मैं, क्या है वो, कैपिटल ई है। ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहां पर अब देखो पूरा काम क्या किया है, मैंने क्या काम किया है, एक पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम में कितने रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है, पी क्यू आर एस से। और उसके अलावा मैंने क्या काम किया है, एक डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया है, दूसरे डायगोनल पर मैंने क्या काम कर दिया है, ईएमएफ को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब उसके अलावा मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि जैसे इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट किया, जैसे इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, तो ये भी की क्या है, बंद है, और ये भी ये की क्या है, ओपन है, ये भी की क्या है, ओपन है। इसका मतलब देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग इन द पैरेललोग्राम और देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद बाकी सारी कंडीशंस को हम लोग लिख रहे हैं। तो देखो यहां पर हम लोग क्या करने अब जा रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या काम किया, इलेक्ट्रिक सेल को अभी लगा दिया था, लेकिन कीज को क्या करा था, ओपन करा था। अब क्या करते हैं, की को क्लोज कर देते हैं, यानी मैंने क्या काम किया, की को क्लोज कर दिया। तो जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट देखो यहां पर आके पहुंचेगा जंक्शन ए पर। कहां पर पहुंचेगा, जंक्शन ए पर इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक आर्म्स इधर है, एक आर्म्स इधर है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इधर कुछ फ्लो करेगा और कुछ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इधर फ्लो कर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाएगा, I1 कहलाएगा। ये वाला इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाएगा, I2 कहलाएगा। अब इस वाले भी सेल को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ताकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, अब देखो यहां से जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा वो कहां पर पहुंचेगा, बी पर पहुंचेगा, और बी से फिर इधर आ जाएगा, यानी कि I1 वाला इलेक्ट्रिक करंट कहां फ्लो करेगा, सी तक फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ए से डी तक इलेक्ट्रिक करंट जो जाएगा वो कौन सा होगा, I2 होगा। अब यहां से इलेक्ट्रिक करंट फिर कहां तक जाएगा, एस से जाएगा, तो ये I2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, I2, यानी सी पॉइंट पर I1 और I2 दोनों इलेक्ट्रिक करंट पहुंच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर से इलेक्ट्रिक करंट आपका आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन में I करंट भेज रहे थे, लेकिन दो आर्म्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। तो एक क्या है, I1 है, और एक क्या है, I2 है। अब देखो जैसे मैंने कहा कि ऑन सेंडिंग द इलेक्ट्रिक करंट, ऑन सेंडिंग द इलेक्ट्रिक करंट इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन, बात याद रखना, क्या मैंने कहा, ऑन सेंडिंग द इलेक्ट्रिक करंट इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, देन द सर्किट और द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो बैलेंस्ड का मतलब क्या हो गया कि ये जो रेशियो है, ये चारों आर्म्स का जो रेशियो है, सो रेशियो ऑफ एनी टू एडजेसेंट आर्म्स विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ एनी टू अदर एडजेसेंट आर्म्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, P बाई क्यू अगर है तो P बाई क्यू किसके बराबर हो जाएगा, R बाई एस के हो जाएगा। P बाई आर है तो Q बाई एस हो जाएगा। मतलब किसी भी दो का अगर रेशियो लेंगे तो बाकी दो के रेशियो का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब बराबर होगा, when there is no deflection in the galvanometer। अगर गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मान लो ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो आर्म्स हैं वो बैलेंस्ड नहीं है, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो जब बैलेंस्ड नहीं होगा तो इनका रेशियो भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि करंट I1 is flowing through the resistance, कौन कौन से, P एंड Q, थ्रू द रेजिस्टेंस P एंड Q। इसके अलावा करंट I2 is flowing through the resistance
थ्रू द रेजिस्टेंस आर एंड एस। ठीक है, आर एंड एस। अब देखो इसको दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। दो तरीके कौन से हैं? एक तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मेथड मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा बहुत आसान सा मेथड है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ यूज कर लें। ठीक है, तो किरचॉफ्स का अगर सेकंड लॉ यूज करते हैं तो दो लाइन में हो जाएगा। और अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, यानी इसके बी और डी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? उस दोनों कंडीशन में रिजल्ट तो सेम मिलेगा, लेकिन एक बहुत लेंथी हो जाएगा और एक बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि काम करते हैं यूजिंग द किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट का अगर डायरेक्शन देखा जाए, किरचॉफ सेकंड लॉ, इलेक्ट्रिक करंट इस वाले के क्रॉस देखो, या तो इसके क्रॉस देख लो या तो इसके क्रॉस देख लो, किसी एक के क्रॉस आपको देखना है। ठीक है, तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट इधर से जा रही है, यानी कि ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा इस सर्किट में। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? इस वाले में कुछ ऐसे फ्लो करेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस वाले के लिए अगर देखें तो फिलहाल मैं मानकर चल रहा हूं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा, क्या कहा? ये दो लूप ले लेता हूं। मैंने कहा एक लूप 1 हो गया और एक लूप 2 हो गया। ठीक है, तो अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब भी आपका कोई भी इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक करंट को आप किससे डिनोट करेंगे? नेगेटिव से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। देखो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है। ठीक, तो ये डाउनवर्ड की डायरेक्शन में होने का मतलब ये हो गया, अगर आप नहीं मानना चाहते हैं इसको डाउनवर्ड, तो इसको मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक करंट किसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि आप इसको क्या मान रहे हैं या इसको। जो भी आप मान रहे हैं, इसको डाउनवर्ड मानेंगे तो ये अपवर्ड हो जाएगा, इसको डाउनवर्ड मानेंगे तो ये अपवर्ड हो जाएगा, कोई भी एक आप मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, लेकिन मैंने क्या काम किया? कुछ इस तरीके से इन लूप 1, तो देखो ये क्या हो गया? ऐसे ही तो आएगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? देयरफॉर ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? -I1P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -I1P हो गया। ठीक, अब अगर देखो ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये वाला कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। अगर इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाता? इस तरह हो जाता, तो ये क्या हो जाता? -I2R हो जाता। लेकिन डायरेक्शन क्या है? देखो ये डायरेक्शन जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इसका डायरेक्शन तो ऐसे है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये -I1P है तो ये क्या हो जाना चाहिए? उसके जस्ट अपोजिट। इसका मतलब प्लस I2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देयरफॉर -I1P इज इक्वल टू -I2R, I से I कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा? I1P इज इक्वल टू I2R, और ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब बात करते हैं अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ इन लूप 2। ठीक है, तो मैंने कहा इन लूप 2 यही वाला फॉलो करते आ रहे हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड यानी -I1Q। देखो अब ये होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट ऐसे, इसमें कहां जा रहा है? ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? -I1Q, तो ये उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहां पर सोल्यूशन मिल गया, -I1Q, और वो क्या मिल जाएगा? +I2S बराबर 0। ठीक है, तो -I1Q इज इक्वल टू -I2S कैंसिल आउट हो गया, तो I1Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2S, और ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या काम करते हैं? डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो क्या हो जाएगा? I1P डिवाइडेड बाई
I1 Q इज इक्वल टू I2 R डिवाइडेड बाई I2 S, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या मिल गया, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। अब देखो यहां पर कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर अननोन है, ठीक है, कोई भी एक रेजिस्टेंस क्या है, अननोन है, तो उस रेजिस्टेंस की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ P, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू R बाई S हो जाएगा, ठीक है, इन द सेम वे। तो अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया था, इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द करंट, if there is no deflection in the galvanometer, then the bridge is balanced, ठीक है। then उसके बाद मैंने क्या कहा, if bridge is balanced then ratio of any two ohms will be equal to the ratio of the other two ohms। तो क्या हो गया, P by Q is equal to R by S, या क्या कह सकते हैं, P by R, इसको इधर ले आओ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q by S, यानी P by R इज इक्वल टू Q by S। ये भी नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं है, क्या कर लेते हैं हम लोग कि दूसरा सोल्यूशन ले लेते हैं। यहां से P बाई R की बजाय हम लोग क्या काम करते हैं, इसको इधर लेकर चले जाते हैं, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, S बाई Q इज इक्वल टू R बाई P, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एनी टू ohms ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द अदर टू ohms, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि किसी भी दो रेजिस्टेंस का रेशियो जो हो जाएगा अदर टू रेजिस्टेंस के रेशियो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं है, क्या चीज नहीं है कि आप ये सोचें कि P बाई S इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारे लिए, Q बाई R हो जाए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर होगा। अल्टीमेटली आप रिजल्ट निकालेंगे तो चारों बराबर मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी का दो रेशियो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। अब इसका यह मतलब नहीं हुआ कि P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S जब हो गया है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, Q बाई S यानी कि S बाई Q के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या है कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इफ यू वांट मैक्सिमम वैल्यू, देन द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दीज शुड बी इक्वल, ठीक है। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ फोर रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम। तो एक चीज आपको समझ जाना चाहिए कि अगर P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। ये हो गया